नमस्कार। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि कल मैंने आपको महर्षि पाणिनि, जो संस्कृत व्याकरण के बहुत प्रकांड विद्वान हैं, उनके द्वारा रचित माहेश्वर सूत्रों के बारे में बताया था। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप लोग माहेश्वर सूत्रों को प्रतिदिन प्रातः 5 बजे उठकर उसको लिखकर एवं बोलकर याद करेंगे तो यह बहुत आसानी से याद हो जाएगा। क्योंकि हमारी हिंदी वर्णमाला में आ ई आ ई ई उ इस तरह था, लेकिन संस्कृत की वर्णमाला अलग होने के कारण इसको याद करने में थोड़ी सी कठिनता आती है। परंतु यदि आप रोज प्रातः उठकर इसको लिखकर एवं बोलकर याद करेंगे तो ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी। अब आज कक्षा 12 के बच्चों के लिए मैं कुछ बताने जा रही हूँ। कक्षा 12 के बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी विषय को पढ़ने और उसको अच्छी प्रकार से जानने के लिए हमें उस विषय के बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जैसा कि जानते हैं कि कोई भी विषय पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो विषय है, साहित्यिक विषय मुख्य रूप से, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, वो मुख्यतः 4 भागों में बटा होता है। पहला है गद्य भाग, दूसरा है पद्य भाग, तीसरा है नाटक और चौथा है उसका व्याकरण। व्याकरण तो जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसके पहले भी गद्य, पद्य और नाटक, ये 3 भागों में इनको विभक्त किया जाता है। अब गद्य से आप क्या समझते हैं? गद्य वो होता है जिसको सरल भाषा में हम कहानी भी कह सकते हैं या कथा भी कह सकते हैं, जो हम एक दूसरे से सुनते सुनाते आए हैं। ठीक है, वो हो गया हमारा गद्य भाग। उसके बाद आता है पद्य। पद्य को हम सरल भाषा में कविता भी कह सकते हैं, जो हम लयबद्ध तरीके से पढ़ते और जानते हैं। इसके पश्चात आता है हमारा नाटक। नाटक वो होता है जिसको पढ़ते समय हमारे नेत्रों के सामने ऐसा प्रतीत हो कि वो चीज़ें घटित हो रही हैं, या फिर वो पात्र हमारे सामने हैं और वो इसका साक्षात प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर हमारे मस्तिष्क में ऐसे विचार बने कि हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे सामने अभिनय हो रहा है। तो उसी विधि को हम नाटक कहते हैं। और इसके पश्चात आता है व्याकरण। व्याकरण में कई सारी चीज़ें हैं जो कि हमें पता होती हैं। जैसे व्याकरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा ही ले लें तो उसमें निबंध है, अलंकार है, अनुवाद है, कारक, विभक्ति, समास, संधि, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, वाच्य परिवर्तन इत्यादि। ये सब तो हमारे आ जाते हैं नाटक के अंतर्गत, व्याकरण के अंतर्गत। ठीक है, अब कक्षा 12 का पहला पाठ, जैसा कि हमें पता है कि चैप्टर 1 गद्य भाग का चंद्रापीड़ कथा है और उसका उत्तरार्ध भाग है। और पद्य में पहला है रघुवंश महाकाव्य, जो कि महाकवि कालिदास प्रणीत है। और नाटक में भी पहला महाकवि कालिदास के द्वारा ही लिखा गया है, जो कि है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, व्याकरण के बारे में कल हमने आपको थोड़ी जानकारी दी है। आज मैं आपको गद्य भाग के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। गद्य भाग में पहला पाठ आपका है चंद्रापीड़ कथा। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रापीड़ यह कादंबरी से उद्धृत है। अब यह कहानी कादंबरी के सुकनासोपदेश से उद्धृत है। कादंबरी एक कथा है जिसके रचयिता का नाम महाकवि बाणभट्ट है। अब हम थोड़ा इनके रचयिता के बारे में जान लें कि महाकवि बाणभट्ट आखिर हैं कौन। महाकवि बाणभट्ट का जन्म 7वीं शताब्दी में हुआ था। हालांकि उनके कोई निश्चित समय नहीं मालूम है, लेकिन चूंकि उन्होंने सम्राट हर्षवर्धन के काल, वो समकालीन थे, इसलिए हम उन्हीं के समय को उनका समय मानते हैं। अब बाणभट्ट की वंशावली के बारे में जान लेते हैं। बाणभट्ट के प्रपितामह थे कुबेर। कुबेर की संतान थी पाशुपत, जो उनके प्रपितामह थे। उनकी संतान थी अर्थपति, जो उनके पितामह थे। उनकी संतान थी चित्रभानु, जो उनके पिता थे। अब चित्रभानु की 3 पुत्र हुए, जो थे बाणभट्ट, चित्रसेन और मित्रसेन। बाणभट्ट जब 14 वर्ष की आयु के थे
तभी इनके पिता चित्रभानु की मृत्यु हो गई थी। एक बात और, बाणभट्ट की माता का नाम राजदेवी था, अर्थात राजदेवी और चित्रभानु के मिलन से बाणभट्ट की उत्पत्ति हुई थी। अब बाणभट्ट जब 14 वर्ष की आयु के थे तभी इनके पिता ने संसार त्याग दिया था। अतः ये पिता की मृत्यु के पश्चात काफ़ी दुखी हो गए और इन्होंने अपना घर त्याग कर इधर उधर घूमने का निर्णय लिया। घूमने के पश्चात इन्होंने बहुत सारी जगहों का भ्रमण किया और बहुत सारी जगहों को घूमते हुए इनको बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त हुआ। जैसा कि कहा जाता है कि घूमने से भी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि हम एक जगह बैठकर ही सारी चीज़ों को पता कर लेते हैं। जब हम वहाँ जाते हैं, चीज़ों को देखते हैं अपनी आँखों से, तो वो चीज़ें हमेशा के लिए हमारे अंदर स्थिर हो जाती हैं। वो ज्ञान हमारे अंदर हमेशा के लिए स्थिर हो जाता है। लेकिन तत्पश्चात जब इन्हें काफ़ी भ्रमण कर चुके, उसके बाद जब पुनः ये लौट कर आए तो सम्राट हर्षवर्धन के पास जाकर इन्होंने उनका सानिध्य स्वीकार करना चाहा, परंतु महाराज के द्वारा इनका मजाक उड़ाकर इनको वापस भेज दिया गया। तत्पश्चात इन्होंने ज्ञान अर्जन किया और उसके पश्चात फिर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। महाकवि बाणभट्ट बहुत बड़े कवि हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि महाकवि बाणभट्ट के द्वारा कादंबरी, हर्षचरितम, मुकुटताडितम, पार्वती परिणय, चंडी शतक आदि ग्रंथों की रचना की गई है। परंतु मुख्य रूप से हम ये जानते हैं कि कादंबरी और हर्षचरित ही इनके मुख्य ग्रंथ हैं। अन्य के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिलती है। कादंबरी की रचना में भी बाणभट्ट उत्तरार्ध काल तक आते आते इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यह भी कहा जाता है कि बाणभट्ट के पुत्र पुंदिभट्ट या पुलिंद भूषण ने कादंबरी को पूर्ण किया है। महाकवि बाणभट्ट को तुरंग बाण की उपाधि भी प्रदान की गई थी। कहा जाता है कि बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, अर्थात बाण का समस्त संसार में जितनी भी रचनाएं हुई हैं वो बाण का उच्छिष्ट हैं। उच्छिष्ट का अर्थ होता है जूठन, अर्थात बाणभट्ट ने ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं कि जिसके बारे में उन्होंने ना लिखा हो। अर्थात जो कहा जाता है ना कि जिसने सब कुछ प्राप्त कर लिया हो, सब कुछ लिख डाला हो, और उसके बाद व्यक्ति उसी को आधार बना के जब लिखता है तो वो उसका एक तरह से उपचिष्ट ही होता है या जूठन ही होता है। तो यही कहा गया है कि बाणभट्ट की महानता को बताते हुए यह वाक्य अति प्रसिद्ध है कि बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, मतलब यह समस्त संसार की रचनाएं जो हैं वो सब बाण का उच्छिष्ट हैं, यानी उनका जूठन है। कादंबरी जो महाकाव्य है, कादंबरी जो कथा है, यह पांचाली रीति में लिखी गई है और इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं पर थोड़ा सा श्रृंगार आता है, परंतु इसका मुख्य रस शांत ही है। अब कादंबरी के बारे में हम ये जानते हैं कि कादंबरी का नायक जो है वो है चंद्रापीड़, और ये चंद्रापीड़ के 3 जन्मों की कहानी के बारे में ये कथा हमें बताती है। चंद्रापीड़ वहाँ के राजा, उज्जैन नगरी के बारे में ये कहानी है। उज्जैनी के राजा तारापीड़ और विलासवती का पुत्र था चंद्रापीड़। कादंबरी की नायिका का नाम है कादंबरी ही है, क्योंकि यह एक नायिका प्रधान कथा है। इसी से हमें ये पता चलता है कि ये एक नायिका प्रधान कथा। कादंबरी का उपनायक पुंडरीक और इसकी उपनायिका महाश्वेता है। कादंबरी को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है इसका कथामुख, दूसरा है पूर्वार्ध भाग और तीसरा है उत्तरार्ध भाग। इस कथा में इंद्रायुध नाम का एक घोड़ा है जो चंद्रापीड़ का घोड़ा है, और वैशंपायन तारापीड़ का मंत्री है और मंत्री का पुत्र चंद्रापीड़ का मित्र है। वो जो मित्र है चंद्रापीड़ का, उसका नाम है वैशंपायन। तो बच्चों, कादंबरी के कुछ मुख्य पात्रों के बारे में आज आपने जाना। कल मैं आपको इसकी कथा को आगे बताऊंगी। मैं कुछ लिखित सामग्री भी आपको दे रही हूँ, जिसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और दिनांक वाइज इसको नोट करते जाइएगा। नमस्कार।